अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, किस्त नंबर 14 हाजिर है आपकी खिदमत में। हमारी सीरीज चल रही है कागजी करेंसी, बैंकारी निज़ाम और फिर जो पूरी दुनिया का मालियाती निज़ाम है उसमें सहूनी और इसराइली असर रसूख। आज जो किस्त नंबर 14 है इसका टॉपिक है अरब स्प्रिंग से अब्राहम अकॉर्ड तक मशरिक़ वस्ता की नई गेम। नाज़रीन इकराम, सीरीज की जो पिछली इकसात थी हमने उसमें देखा किस तरह कागजी करेंसी, बैंकारी निज़ाम, सियासी लॉबियाँ और डिजिटल मीडिया दुनिया के इक़्तिदार पर और ताकत के ईवानों पर किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि किस्त नंबर 11 में हमने आलमी मालियाती इदारों IMF, वर्ल्ड बैंक और इसी तरह के जो दूसरे इदारे थे उनका और सहूनी इदारों का आपस में जो नेटवर्क है और जो इन दोनों के असरात पूरी दुनिया के ऊपर हैं वो हमने जिक्र किया था। फिर इसी तरह हमने किस्त नंबर 12 में एपेक के हवाले से आपके साथ जिक्र किया। एपेक एक आप जानते हैं एक ऐसी सोसाइटी है जो अमरीकी ईवानों पर बहुत ज्यादा गलबा रखती है। फिर किस्त नंबर 13 में हमने डिजिटल मीडिया और हॉलीवुड के जरिए जहनों पर कब्जे की जंग को भी देखा। आज हम किस्त नंबर 14 में इस पूरे सफर के मैदानी असरात या जिनको हम कहते हैं फील्ड फैक्ट्स, उन पर हम बात करेंगे। यानी 2010 की दहाई से लेके 2025 तक के वो बड़े वाकयात जिन्होंने आलमी सियासत, मशरिक़ वस्ता और इसराइल के गिर्द ताकत का एक नया दायरा बनाया। आज हम इन तमाम वाकयात को डिस्कस करते हैं। जब हम 2010 से लेके 2020 तक सफर को स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे अरब स्प्रिंग की, या जो अरब को फ़रेब दिया गया। इसका आगाज 2010 से होता है। 2010 में ट्यूनिस के नौजवान मोहम्मद बौअज़ीज़ी की खुदसोजी से शुरू होने वाली ये तहरीक जल्द ही मिस्र, लीबिया, यमन, शाम और बहरीन तक फैल गई। दुनिया ने इसे अरब स्प्रिंग या अरब बहार का नाम दिया, लेकिन हकीकत क्या थी? नाज़रीन, हकीकत ये थी, ये एक ऐसा मंसूबाबंद सियासी ज़लज़ला था जिसमें अमेरिका और इसराइल ने इस तहरीक को सोशल मीडिया और NGOs के नेटवर्क के जरिए ऐसे अंदाज में मोड़ा कि मिस्र में अख़वानुल मुस्लिमीन की अच्छी भली हुकूमत जो है उसका इक़्तिदार चंद माह में ख़त्म कर दिया गया। दूसरी जानिब लीबिया के कज़ाफ़ी को बुरे तरीके से नेटो की मदद से हलाक कर दिया गया। फिर शाम में खाना जंगी स्टार्ट करवा दी गई, यमन में खाना जंगी हुई और बदतरीन इंसानी बहरान ने वहाँ जन्म लिया। इसी तरह कुदरती तौर पर कुदरती अवामी तहरीकें गैर मुस्तहकम हुकूमतों और सियासी खरा में बदल गई। मतलब जब मैंने आपके साथ जिक्र किया मिस्र का, लीबिया का, शाम का, यमन का, तो आप देखें यहाँ पे एक लगता क्या है, लगता ऐसे है जैसे ये कुदरती अवामी तहरीकें हैं, लेकिन हुआ क्या? इनका अंजाम ये हुआ कि ये बिल्कुल गैर मुस्तहकम और गैर पायदार हुकूमतों और सियासी खला में बदल गई। ये जो हमने 2010 की बात की, इसका हवाला अगर हम देखें तो ये हमें ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2013 में मिलता है, और ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट रिपोर्ट में, और रैंड कॉरपोरेशन और अरब स्प्रिंग के हवाले से इसमें जो टॉपिक है ये हम उसमें देख सकते हैं। जब हम देखें कि इन सब तब्दीलियों का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, इन सब तब्दीलियों का सबसे ज्यादा फायदा हुआ इसराइल को, क्योंकि वो अब अपने पड़ोसियों के कमजोर होने के बाद अपने सिक्योरिटी दायरे को मजीद वसी कर सकता था, अपनी मनमानी कर सकता था, और उसकी बदमाशी अब बढ़ के बादशाही तक बदलने जा रही थी। इसी दौरान ईरान न्यूक्लियर डील की जाती है। ये एक सियासी जाल था या एक वक्ती तौर पर एक तवाज़ुन कायम किया गया था। आइए इसका जायजा लेते हैं। 2015 में अमेरिका, ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान JCPOA यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ईरान न्यूक्लियर डील तय पाई। दुनिया ने इसे अमन की जीत का नाम दिया, लेकिन दरपर्दा ये क्या था? दरपर्दा ये अमेरिका और इसराइल का एक पावर प्ले का हिस्सा था। अमेरिका ने वक्ती तौर पर ईरान से पाबंदियों का दबाव कम किया ताकि वो शाम, इराक और लबनान में अपनी प्रॉक्सी जंगों को ज़्यादा टाइम देके अपना ज़्यादा
जो असर है और जो कुव्वत है उसको वहाँ पे ज़ाहिर कर सके। इसराइल ने इस मुआहदे को ज़ाहरी तौर पर मुस्तरद किया, मगर पसे पर्दा वो ये चाहता था कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो एक बैनुल-अक़वामी फ्रेमवर्क के काबू में आ जाए, ताकि वो इस पर मज़ीद बेहतर तरीके से नज़र रख सके। हुआ फिर वही, जैसे ही ट्रंप की हुकूमत आती है 2018 में, आते ही वो इस डील को ख़त्म कर देता है। लेकिन इस दौरान ईरान जो है वो बैनुल-अक़वामी जो जौहरी प्रोग्राम के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके फ्रेमवर्क में उतनी देर में आ चुका होता है। और आपने देखा कि ईरान इसराइल जंग के दौरान इसराइल ने किस तरह बेनिफिट उठाया IAEA से। बहरहाल इससे खित्ते में एक नई कशीदगी ने जन्म लिया और आखिरकार मुंतज कहाँ पे हुआ, वो ईरान इसराइल वॉर की सूरत में हुआ। इससे जो वक्ती तौर पर जो फ़ायदा हुआ इसराइल को वो ये हुआ कि इसने इसराइल को दिफाई इत्तेहादी के तौर पर बहुत से मुस्लिम ममालिक के करीब कर दिया। इसकी अगर हम रिपोर्ट देखें तो ये हमें अटलांटिक काउंसिल, दी अटलांटिक काउंसिल, JCPO एंड इसराइली कंसर्न में ये मिलता है। फिर हम अब्राहम अकॉर्ड्स की बात करते हैं। अरब दुनिया की सफारती तब्दीली आनी शुरू होती है। 2020 में अमेरिका, इसराइल, मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन के दरमियान अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत होते हैं। ये मुआहदा जो है ये बज़ाहिर अमन और इक़्तिसादी ताल्लुकात के लिए था, मगर दर हकीकत ये अरब दुनिया के इसराइल से ताल्लुकात के बाज़ाब्ता एक आगाज़ का ऐलान था। अरब बादशाहों को अमेरिका से तहफ़्फ़ुज़ की छतरी चाहिए थी, तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। जल्द ही मराकश और सूडान भी इस साफ में शामिल हो गए और पसे पर्दा सऊदी अरब से भी ताल्लुकात के दरवाजे खोलने की कोशिश होने लगी। यहाँ एक दिलचस्प बात देखें कि इन मुआहिदों के असल आर्किटेक्ट्स एपेक और कुशनर फैमिली नेटवर्क के मुशीरान थे। याद रहे गजा मुआहिदे में भी कुशनर फैमिली के लोग शामिल हैं। ये यहूदी फैमिली ट्रंप के बेटे का ससुराल भी है। मसलन जो जेरेड कुशनर है वो ट्रंप की बेटी का शौहर है। ये वही नेटवर्क है जो वॉशिंगटन की सियासत और आलमी मीडिया पर कब्जा किए हुए है। इसका अगर आप हवाला देखना चाहेंगे तो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस अब्राहम अकॉर्ड एक्सप्लेन्ड इन 2021, ये एक आर्टिकल ये छप चुका है इससे पहले। बहरहाल ये मुआहदे इसराइल को अरब दुनिया में इक़्तिसादी और दिफाई रसाई देते हैं। अब इसराइल खुले आम अपने दिफाई निज़ाम, टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज खलीजी ममालिक को फ़रोग़ कर सकता था। इससे बहुत से खलीजी ममालिक ने ये जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई और आहिस्ता आहिस्ता वो इसराइल के मरहून मिन्नत हो गए। इसी दौरान फिर यूक्रेन जंग स्टार्ट हो जाती है और आलमी बयानिए की तब्दीली आती है और यहाँ फिर इसराइल फ़ायदा उठाता है। 2022 में रूस और यूक्रेन की जंग स्टार्ट होती है। दुनिया का फोकस मशक़ वस्ता से हटकर यूरोप की तरफ चला जाता है, लेकिन इसराइल इस सूरत हाल से भी फ़ायदा उठाने से बाज नहीं आता। आप जानते हैं कि यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की ये भी एक कट्टर यहूदी है। इसराइल ने यूक्रेन में अपनी टेक्नोलॉजी, साइबर डिफेंस और इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए अमरीकी और यूरोपीय इत्तेहाद में अपनी हैसियत बहुत मजबूत कर ली। कुछ अरसा तो यूं लगता था कि जैसे रूस और इसराइल इनकी आपस में कहीं डायरेक्ट जंग ना हो जाए। बहरहाल साथ ही उसने रूस के साथ ताल्लुकात को प्रॉक्सी के तौर पर रखा। मसलन वो ज़ेलेंस्की को या आप यूक्रेन कह लें उसको अपनी प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करता रहा। किया उसने ये कि रूस को यूक्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश की। वैसे तो उसमें अमेरिका और यूरोप भी शामिल था, लेकिन इसमें इसराइल का हाथ सबसे ज़्यादा था और वो ही इस चीज़ का मास्टरमाइंड था। इसका फिर उसने फ़ायदा कहाँ उठाया? शाम में रूसी असर-ओ-रसूख को उसने कम किया और आपने फिर देखा कि 2025 में आखिरकार 2 साल के बाद, यानी कि 2025 में ही के शुरू में ही तुर्की ने आधा अपना जो शाम है इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम होते देखा। अगरचे इसका सारा तकरीबन 90% के करीब जो हिस्सा है वो तो चला गया है तुर्की के दोस्त या सऊदिया के दोस्त हुक्मरानों के पास, लेकिन
जो थोड़ा सा हिस्सा था जो गोलान हाइट्स की तरफ था और जो द्रूज कम्युनिटी जो लगता था वो हिस्सा, उस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। अब हम आते हैं इसराइल सऊदी ताल्लुकात की तरफ। इसराइल की पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके धौंस से, धमकी से, प्यार से, मोहब्बत से, मुईशत से, दिफा से, किसी भी तरीके से सऊदिया के साथ ताल्लुकात को वो नॉर्मलाइज करे और दुनिया को ये बताए कि मैं तो सऊदिया का दोस्त हूं और सऊदिया मेरा दोस्त है। 2023 के मंजरनामे में हम देखते हैं कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात खुलकर सफारती सतह पर बहुत करीब आना शुरू हो गए थे। इसराइल ने न्योम कॉरिडोर और रेड सी इकोनॉमिक जोन के जरिए अपने मफादात को खलीज तक फैलाना भी शुरू कर दिया था। अमेरिका ने इसके लिए आईमैक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का मंसूबा मुतारिफ करवा दिया था ताकि चीन की बेल्ट एंड रोड पॉलिसी का मुकाबला किया जा सके। ये तमाम मुआहदे दरअसल इसी मालियाती, सियासी और डिजिटल ताकत के नेटवर्क की तोसी का हिस्सा थे जिसका हमने पिछली अक्सात में भी जिक्र किया है। यानी कहने का मतलब यह है कि अब जंग का मैदान रवायती सरहदों से निकलकर डिजिटल, मुआशी और सफारती सतह पर आ चुका था। इस हवाले से अगर हम इसका हवाला देखना तो IMF रीजनल आउटलुक 2024 और ये इकोनॉमिस्ट में छपा है और इस तरह इसराइल्स न्यू गल्फ रियलिटी ये 2025 में ये आर्टिकल छपा है। लेकिन यहाँ 7 अक्टूबर 2023 को एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है और ये सारे के सारे प्रोग्राम धरे के धरे रह जाते हैं जो सऊदिया को बहुत करीब लाने की कोशिश की जा रही थी। होता क्या है कि 7 अक्टूबर 2023 को गजा जंग शुरू हो जाती है। बहरहाल गजा जंग पे हम किस्त नंबर 15 में बात आपसे करेंगे और वो हमारी आखिरी किस्त होगी। बहरहाल आज की जो हमारी किस्त थी इसका इख्तिताम यहीं पे होता है। अगर हम देखें तो नया मशरक़ वस्ता जिसकी बुनियाद 2010 की दहाई में रखी गई, एक तरफ अरब दुनिया को तकसीम कर दिया गया, दूसरी तरफ इसराइल की मुआशी, दिफाई और डिजिटल बर्तरी को तक़वियत दी गई। ये सब कुछ किसी हादसे का नतीजा नहीं था बल्कि एक मुसलसल और मुनज़्ज़म अमली का तसलसल था। अगर मुस्लिम दुनिया ने अब भी अपने मालियाती, फिक्री और मीडिया के ढांचों को खुद मुख्तार न किया और इनको जदीद जो जाविये के ऊपर उस्तवार ना किया तो होगा क्या। 2030 तक का जो प्लान है इसराइल का, जिसमें वो ताकत के तवाज़ुन को बिल्कुल अपनी तरफ करना चाहता है, तो वो फिर इस चीज़ में कामयाब भी हो सकता है। बहरहाल हमारी ये आज की जो एपिसोड थी ये यहीं पे ख़त्म होती है। हमारी जो आखिरी जो एपिसोड है ये है गजा की जंग, ट्रंप की पॉलिसियाँ और आलमी मालियाती ताकत का नया मंजरनामा। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।